कि हमारा नाम हो ना हो, इट डजंट मैटर। हमारा सनातन जो आने वाली पीढ़ी जिसको भूलती जा रही है, उसके साथ जो है जुड़ाव होना जरूरी है। ड्रिंक करना हो गया है और ड्रेसेस हमने इंडियन छोड़ दी है कि महिलाएं कोई जरूरी है कि वो मतलब क्लब में जाए, होटलों में जाए। माँ बाप है वो ये बताते हैं कि अभी तक तो हमारे बच्चे डोरेमोन और शिनचैन देख के खाना खाते थे। एकता जी, इस रामलीला के बाद बच्चे इसके साथ अपने आप को इतना एसोसिएट कर पाए कि वो दिन में 2 बारी जो है यूट्यूब पे जरूर एक बारी रामलीला देखते हैं और उसको देखते हुए अपने बाकी के काम करते हैं। संस्कृति किसी भी देश, समुदाय या जाति की आत्मा हुआ करती है। जाहिर है कि जब आत्मा मजबूत होगी तो वो देश, संस्कृति, वो जाति, वो समुदाय भी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अपने भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति तो विश्व भर में बड़ी प्रसिद्ध है कि सबसे समृद्ध है। पर समय का चक्र ऐसा चलता जा रहा कि अपने में से कुछ लोग थोड़ा भटक गए। वजह गई हैं, पर इसी बीच एक एनजीओ ने जन्म लिया, जड़ों से जुड़ो नाम से। ये नाम ही काफी है, जड़ों से जुड़ो। ये 3 शब्द खुद को परिभाषित करते हैं, सेल्फ डिफाइंड हैं। समझने वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जड़ों से जुड़ो का अभिप्राय क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है। बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सहयोग है कि एनजीओ की संचालक एकता नागपाल हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। आपको अपनी संस्था के बारे में, संस्था के उन विषयों के बारे में रूबरू करवाएंगी, बताएंगी कि इस संस्था का गठन क्यों किया गया, इसका दायरा कहाँ तक है और किस सोच को आगे बढ़ा रही। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जड़ों से जुड़ो, ये नाम आपने ऐसा क्या सोच के रखा? देखिए, जो हमारी सोच थी यही कि जो पुरातन भारतीय जीवन शैली, इसमें हमारा जो यकीन था उसको ध्यान में रखते हुए था कि किसी को परिभाषित ना करना पड़े। कि अक्सर क्या होता है, बड़े टिपिकल से नाम चलते हैं, उसके पीछे आप और सारी संस्थाएं लगभग बड़ा टिपिकल सा काम करती हैं। हमारा नाम ऐसा हो जिसके बाद हमें किसी को बताना ना पड़े कि हम किस सोच के साथ आगे चल रहे हैं। तो ऐसे एक दिन बस चाय पी रहे थे मैं और मेरे पति थे। हम बैठे बैठे तो अचानक मन में आया और मैंने कहा कि हम इसका नाम जड़ों से जुड़ो रखेंगे। और एक ही नाम पे हमने सोचा और इसी नाम को हमने लॉक कर दी। तो इस संस्था का गठन कब किया? ये हमने किया 2016 में। 2016 में हमने जो है काम करना इस पे शुरू कर दिया था और इसी नाम के साथ काम करना शुरू किया था। मैंने सोशल मीडिया पर आपकी संस्था के बारे में कुछ देखा, सुना, समझा, महसूस किया। तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक रामलीला भी करवाई, महिलाओं की रामलीला, जो अपने देश में नहीं विदेश तक ने उसको स्वीकारा। क्योंकि महिलाओं की रामलीला, महिला पात्र, ये बड़ा अचंभा था। क्या वो भी इसी संस्था का पार्ट था? जी बिल्कुल, वो इसी का पार्ट था। हमारी सोच थी कि क्योंकि देखिए, हम जब बात करते हैं अपनी संस्कृति की, अपने समाज की, अपने संस्कार की, तो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है संस्कृति को सहेज कर रखने में और आगे विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को देने में। तो आज अगर हम कहते हैं कि समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहना बहुत ईजी है, मैं एक महिला हूँ, लेकिन बात करने से तो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो फिर हम हमेशा यही सोचते हैं कि कंप्लेंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकाल के उसको एग्जीक्यूट करना जो है असली चैलेंज है। और यही हमारी संस्था में हमारी पूरी टीम करती है कि महिलाएं कोई जरूरी है कि वो मतलब क्लब में जाए, होटलों में जाए। वो आजकल ड्रिंक करना आम हो गया है और ड्रेसेस हमने इंडियन छोड़ दी हैं। हमारी जैसी महिलाएं जो भारतीय वेशभूषा में रहती हैं उनको तो बैकवर्ड कहने का आजकल ट्रेंड है। तो सबको ये बताना कि जो भारत की जो बेटी है वो हर चीज में सक्षम है और हर चीज में यानी कि अपनी संस्कृति को सहेजने में भी सक्षम है। इस विचार के साथ हमने महिला रामलीला का जो है प्रकल्प किया था। बहुत अच्छा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो जो महिलाओं की रामलीला आपने करी, ये जड़ों से जुड़ो एनजीओ के तत्वाधान में, उसमें किस उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया?
ये जड़ों से जुड़ों ने अपने एरिया की बाकी सब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर के जो है ये किया, और इसमें आप ये मानिए कि 5 साल से लेकर के 5 नहीं 7 साल की जो हमारी यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी, और 78 इयर्स की हमारी जो है ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट थी। तो इसमें सारे दायरे कवर हो गए कि बचपन से लेकर के किशोर अवस्था से लेकर के हमारी उम्र से लेकर के जो है बुजुर्ग तक जो है सीनियर सिटीजन्स भी इसमें थी। और सिर्फ एज नहीं, इसकी खूबसूरती ये थी यार कि इसमें स्टूडेंट्स, इसमें जो है प्रोफेशनल्स, इसमें डॉक्टर्स, इसमें इंजीनियर्स, इसमें आर्किटेक्ट्स, एडवोकेट्स, हाउसवाइफ्स, बुजुर्ग, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बुटीक ओनर्स, हर तरह की महिला ने इसमें अपना जो है योगदान दिया। जड़ों से जुड़ों ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि उस रामलीला के आयोजन ने ही लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया संस्था की। बिल्कुल, आप ये देखिए कि मैसेज तो संस्था के नाम का जो आपने कहा कि लोगों में गया ही गया। संस्था का नाम होना इज नॉट इम्पोर्टेंट सर। इसमें हमारे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारा नाम हो ना हो, इट डजंट मैटर। हमारा सनातन जो आने वाली पीढ़ी जिसको भूलती जा रही है उसके साथ जो है जुड़ाव होना जरूरी है। और हमेशा हमारी टीम यही सोच के काम करती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, आज ये देखिए कि अक्टूबर में हो गई थी रामलीला का समापन हुआ, आज इस तारीख तक परमात्मा साक्षी है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब किसी ने हमसे उस रामलीला की बात नहीं करी, और बड़े पॉजिटिव नोट में बात करी। आज भी हमारे पास फोटोग्राफ्स एंड क्लिपिंग्स आते हैं, और जो माँ बाप हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक तो हमारे बच्चे डोरेमोन और शिनचैन देख के खाना खाते थे। एकता जी, इस रामलीला के बाद बच्चे इसके साथ अपने आप को इतना एसोसिएट कर पाए कि वो दिन में 2 बारी जो है यूट्यूब पे जरूर एक बारी रामलीला देखते हैं, और उसको देखते हुए अपने बाकी के काम करते हैं। जड़ों से जुड़ो किस तरह की गतिविधियां रूटीन में चला रही है जिससे कि लोगों में पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता का विकास हो या जुड़ाव बना रहे, ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप? हम देखिए हर तरीके का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल किट्टीज का बहुत चलन है, शायद ही ऐसे कोई महिला होगी जो किट्टीज में नहीं जाती, तो हम किट्टीज का हमने तोड़ निकाला हुआ है। हम मासिक मिलन के कार्यक्रम करते हैं जिसमें ऐसे एक अमाउंट कलेक्ट किया जाता है, लेकिन हम किसी के घर या होटल में बैठ के वो नहीं करते हैं। वो कभी किसी मंदिर के प्रांगण में, कहीं गुरुद्वारे के आसपास, कहीं ट्यूबवेल की साइड पे, कभी पेड़ों की छांव में, कभी गौशाला में, वहां बैठकर सहभोज करते हैं जिसमें अपनी चद्दर, अपनी चपाती का कंसेप्ट चलता है। और भारतीय परिधानों में ही हम वो मासिक मिलन के कार्यक्रम करते हैं। आप उसमें जीन्स या पैंट्स या स्कर्ट्स में नहीं आ सकते, और कोई एक विषय रखते हैं हर बार बातचीत का। जैसे कभी हमने पंचांग रख दिया, या उस महीने में कोई त्योहार आ रहा है तो वो विषय रख दिया। जो होस्ट होता है, यानी कि वो लेडी जिसकी किट्टी निकलती है, उसको सिर्फ एक क्वेश्चनर तैयार करना होता है उस विषय पे जो भारतीय सनातन या हमारी परंपराओं या देश के साथ जुड़ा रहता है। उसको गिफ्ट्स जो है देने होते हैं, और गिफ्ट भी इट हैज टू बी ओनली पेन, और पेन की भी कीमत 10 रुपए से ऊपर की नहीं। ये हम एक इस तरीके से चलते हैं। स्कूल्स में हम वर्कशॉप्स लेते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं। हम जैसे 26 जनवरी को हमने अपनी एक नुक्कड़ नाटक की अपनी एक टोली बना रखी है। उसमें हमने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जीवनी को दर्शाते हुए एक नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छे से पेश किया जिसको लोगों ने पसंद किया। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने बात करी अपने जो है नृत्य की परफॉर्मेंस के थ्रू। हम बुक रीडिंग सेशंस जो है हम रखते हैं, गौशालाओं में हम सेशंस रखते हैं, ताकि लोगों को हर वो काम करते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं। जैसे रामलीला का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें हम लोगों को ये बता सके कि हमारा जो टैगलाइन है जड़ों से जुड़ोगे, वो ये है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जिन तक भारतीय वेदांत युगों पहले पहुंच चुके हैं। तो ये बताना अपनी पढ़ी लिखी जो आवाम है, जो जनता है, उसको कि हमारे जो ऋषि मुनि जो थे वो बेवकूफ नहीं थे कि अगर वो गाय को माता कहते थे। हमें बड़ा अफसोस होता है हम जब लोगों के पास जाते हैं और उनको यही नहीं पता चलता है कि भारतीय गौवंश क्या है और जर्सी गौवंश क्या है, कि कौन सा ऐसा गौवंश है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने माँ का दर्जा दिया। तो उन्हें यही बताना कि आज के समाज की हम वर्कशॉप्स लेते हैं, बच्चों को फील्ड वर्कशॉप्स करते हैं हम सब लोग। बच्चों को खेतों में जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके गए, अच्छे पढ़े लिखे परिवारों के अच्छे स्कूल्स के बच्चों को लेके जाते हैं, जिनके रोज जो स्कूल में सेफ वाटर कंपटीशन में तो ड्राइंग एंड लेक्चर दे करके तो अवार्ड्स ला रहे हैं,
उनको वास्तव में खेतों में ले जाकर के ये बताना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी आज दुनिया बात करती है ना, हमारा तो वो पुरातन शैली ही वही थी। और जो पानी बचाने के आप जो कंपटीशन कर रहे हैं, जो ड्राइंग बना रहे हैं, वास्तव में उसकी जरूरत क्या है, क्या ट्यूबवेल्स हैं, कैसे खेतों का समीकरण क्या होता है, कैसे खेतों में पानी जो है दिया जाता है, कैसे जमीन से ट्यूबवेल पानी खींचता है और जो पूरे खेत के अंत तक पानी की सिंचाई की व्यवस्था रहती है। उन्हें ये बताया जाता है कि अगर पानी के लेवल्स डाउन हो गए तो ये ट्यूबवेल्स में पानी नहीं आएगा, कुओं में पानी नहीं आएगा, खेतों में पानी नहीं जाएगा, तो तुम्हारे पिज्जा बर्गर की भी उपज नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों को ये बताना कि एक बारी मुझे याद है, मैंने एक 9th क्लास के बच्चे से पूछा, दूध के विषय में बात हो रही थी, 8 मंथ में डिस्कस कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में ये समझ आया कि इस बच्चे को तो यही नहीं पता कि दूध का पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। पैकेट्स में दूध आता है, वो कहता है जी वेरका बुथ से आता है दूध। तो मतलब एक बारी माथा ठनका कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऑडीज तो आ गई है हमारे घर में, मर्सिडीज तो आ गई है, लेकिन हम इससे रास्ता क्या तय कर रहे हैं। तो ऐसे हम पढ़े लिखे लोगों को, मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास हमारा टारगेट ऑडियंस है, उस पे हम काम करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ये जो गाय है हमारी, जिसको माता का दर्जा हमारे देवताओं ने दिया, वो है दूध का ओरिजिनल पॉइंट। उनको दूध दोना कैसे है हम ये भी सिखाते हैं, ये वहां लेके जाते हैं, बताते हैं। तो ऐसा मेरा ख्याल, वो चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, वो चाहे लेक्चर हो, वो चाहे बुक्स हो, वो चाहे मीटिंग पॉइंट्स हो, किसी भी तरीके से हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि हम लोगों को अपनी संस्कृति, अपने सनातन के साथ जहाँ पे जोड़ सके और हम ना जोड़े। वो चाहे छोटा मौका है, बड़ा मौका है, हम उसको वेल करते हैं। ये संस्था का दायरा क्या लोकल है? देखिए, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। आजकल तो एक गांव है ये पूरी दुनिया, तो इस ग्लोबल विलेज का दायरा है हमारा। पूरा जो है हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में जो है हमारे मेंबर्स हैं, और विदेशों में भी, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में भी हमारे मेंबर्स जो हैं बैठे हैं। और मेंबर्स होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेंबर है उन्होंने फॉर्म भरा और मेंबर नहीं, वो इस विचार को सुनते हैं, समझते हैं और इस विचार के साथ जुड़े। वो हमारे साथ नहीं जुड़े, वो जड़े से जुड़े के साथ नहीं जुड़े, वो सनातन की परंपराओं के साथ जुड़े। और जैसे ये रामलीला का भी था, तो बाहर उन्होंने बड़ी स्क्रीन लगा करके और लोगों को दिखाने का भी काम किया कि बाकी विदेशों में भी इस रामलीला की बहुत ऑडियंस थी, तो वो बाहर रह करके भी हमारे साथ जुड़ करके हमारे हिंदुस्तान की मजबूत जड़ों के बारे में जो है बात करते हैं। एकता जी, आपका क्या मानना है कि जो वेस्टर्न कल्चर है इसका चलन बहुत बढ़ रहा है? आज मान के चलिए कि छोटी उम्र के बच्चे तो लगभग अक्सर ही रूटीन में वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, बड़ी उम्र के जो मेल फीमेल है वो पहनते हैं। क्या इसका आज के दौर में परिवारों के जो टूटने में या परिवारों के बिखराव में या घर में जो क्लेश है, कहीं ना कहीं ये भूमिका अदा करता है? बिल्कुल करता है, और 100% करता है। मतलब देखिए, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। आप जो देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो बड़ा एक क्लियर आई कार्ड होता है आपका। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि विदेशी कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहनना गलत है, लेकिन हमारा जो है एक आप ये देखें कि हमने कुछ एक इवेंट किया, उसमें हमने ये बोला कि बच्चों को सिर्फ सलवार कमीज में बच्चियों ने आना है और लड़कों ने कुर्ते पजामे में आना है। तो बच्चियों की मम्मियाँ हमारे पास आई, कहती है एक था हमने ही आज तक नहीं पहने कभी सलवार कमीज, तो हमारी बच्चियों के पास तो कैसे आएंगे। तो ये विडंबना है, दिस इज सैड, दिस इज अलार्मिंग, बट सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल। आजकल आपने देखा होगा कि जवान उम्र की लड़कियां स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक भी करती हैं। क्या ये भी वेस्टर्न कल्चर का पार्ट मानते हैं आप? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ जी। लोग मुझे कभी कभी बहुत कंजर्वेटिव बोलते हैं, लेकिन मुझे अपने इस कंजर्वेटिव एटीट्यूड पे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि ये बिल्कुल वेस्टर्न उसका हिस्सा है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जो हमको अंग्रेजों ने परिभाषा सिखाई ना, हम वही सीख। उसका मतलब कि औरतें वही कपड़े पहने जो पुरुष पहनते हैं, औरतें वही काम करें जो पुरुष करते हैं। क्या ये सशक्तिकरण है महिला का? नो, आई टोटली डिसएग्री टू इट। ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण वो है जो हमारी संस्कृति में था। आप ये देखिए कि अगर हम अभी हमने जैसे हम रामलीला की 2-3 बार बात कर चुके हैं, तो हम उसी पे आते हैं। वो टाइम था जब महिलाएं कितनी सशक्त होती थी हिंदुस्तान में, कि एक राजकुमारी को
धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी, तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, उसको घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी, उसको पाक विद्या भी दी जाती थी, उसको वेदों पुराणों का ज्ञान भी दिया जाता था, उसको अपनी खूबसूरती मेंटेन करने के लिए सारे आयुर्वेदिक तरीके भी सिखाए जाते थे, उसको पर्दे में रहना भी सिखाया जाता था, उसको इतनी हिम्मत भी सिखाई जाती थी कि जब तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई युद्ध के क्षेत्र में जाओ तो दिनेरी के साथ उसके माथे पर तिलक कैसे करना है। एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होती थी एक जो है बेटे की घर में। और जब उसका विवाह का समय आता था तो राजकुमारों की लाइन लग जाती थी कि नहीं बेटी स्वयंवर पसंद कर दिया, तुझे पसंद हो। ये था सशक्तिकरण, जब तन से, मन से, सोच से, व्यवहार से एक औरत को औरत रहते हुए मजबूत औरत बनना सिखाया जाता था। आजकल तो हमने सिखा दिया कि भाई औरत बन के रहना तो बेवकूफी है, तुम जब तक मर्द नहीं बनोगी तुम औरत नहीं रह सकती। तो मैं तो इसको 110% विदेशीकरण का एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इफेक्ट्स मानती हूँ। और मैं अफसोस मनाती हूँ इस बात का कि मर्द होने में ही जो है एक औरत की जीत की परिभाषा अंग्रेजों ने हमें सिखाई और हमने सीखी। कितनी बड़ी एक विडंबना है कि हिंदुस्तान में रह रहे लोग, यहाँ की जो नई पनीरी, जो खासकर यूथ, हम फॉरेन की तरफ, अब्रॉड की तरफ देख करके अपनी ड्रेसिंग सेंस, कॉमन सेंस, खान पान सब बदल रहे हैं। बच्चों ने रोटी खानी छोड़ दी और जो वेस्टर्न डिशेज हैं वो अडॉप्ट कर ली, बाजार में खूब बिक रही हैं। और दूसरे देशों में हमारे हिंदुस्तानी डिशेज की डिमांड बढ़ रही है। ये भी एक विडंबना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। देखिए, हमारा तो एक बहुत स्पष्ट मानना है कि हमारी जो पुरातन जीवन शैली जो है हिंदुस्तान की, वो इस ब्रह्मांड में मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली। उस जीवन शैली में आपका सब कुछ आ गया, आपका खाना पीना, आपकी फसल पैदाइश का तरीका, आपका रहन सहन, आपकी ज्वेलरी पहनने का तरीका, आपका अतिथियों को अटेंड करने का तरीका, आपका जीवन मरण का तरीका, आपके रीति रिवाज, आपकी every damn thing that is associated with the life of a human being. I think nothing better than Indian authenticated lifestyle is better than for human race on this planet of Earth. आपको याद होगा अभी 1.5-2 साल पहले कोरोना आया, जी, तो हिंदुस्तानी काढ़े ने कमाल किया। उस काढ़े की इतनी ब्रांडिंग हुई, इस काढ़े को भी कोई पूछता नहीं था, वो खूब बिका, करोड़ों अरबों का बिजनेस हुआ। और वह यहाँ तक कि विदेशों में भी इस काढ़े की डिमांड है। सिर्फ काढ़े की नहीं सर, इसमें और बहुत हमारे जो जीवन शैली इसमें भी आई, खान पान के जीवन शैली। तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे, अगर आपको याद हो तो शायद हम जब छोटे थे तो तब तक की जो फिल्में बनती थी उसमें भी दिखाते थे कि जब घर के अंदर आ रहे हैं तो बाहर पाँव धो के आ रहे हैं, जूती बाहर उतार रहे हैं और अपना अंदर आ रहे हैं। हाथ जोड़ के जो है नमस्कार करने की जो पद्धति पूरे दुनिया में जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ। हमारे जो ये गर्म मसाले, हमारी जो रसोई, जो आदि औषधालय है, पूरी दुनिया ने इसको जो है स्वीकारा। तब जाके हिंदुस्तानी अब थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू हुआ। अभी तक तो ये लग रहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं हम। लेकिन कोरोना को दुनिया डिजास्टर के रूप में देखती है, लेकिन मैं एक आई ओपनर के रूप में देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस अंधी दौड़ में भाग रहे थे, उस दौड़ को रोकने के लिए सृष्टि के पास, प्रकृति के पास इसके अलावा कोई उपचार ही नहीं बचा था। तो ये एक आई ओपनर का काम था और ये मानवता जो है उसके लिए इट वाज अ कंपल्सरी डोज व्हिच वाज गिवन वेल इन टाइम। भारतीय संस्कृति बात करूं मैं, मेरे को तो ध्यान में आ रहा है कि जब कोरोना चल रहा था तो शायद अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर गायत्री मंत्र का जाप हुआ। बिल्कुल, यानी कि उन लोगों ने भी इसका महसूस किया कि शायद हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करके इस महामारी से बच सकते। हमारा तो वही बात आ जाती है ना सर कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जीवन शैली हमारी, ये मंत्रोच्चारण, ये पूजा पाठ, ये हवन, ये तो हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा था। ये गाय के गोबर का लेप, ये क्यों था? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो साइंटिस्ट थे। क्यों गाय के गोबर का लेप जो है दीवारों पे किया जाता था? क्योंकि वो तो रेस का एडजॉर्बेंट है। आप आज यहाँ पर लेप कर लें गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का, आज के कंटेक्स्ट में टू बी स्पेसिफिक, और उसके बाद आप रेडिएशन जो चेक करने की मशीन से उससे आप चेक करें कि उसके पास जो है रेडिएशन आपके गैजेट्स की कितनी कम होगी और दूसरी जगह कितनी होगी। तो ये तो ढकाल कांड तो अभी सबको याद ही है, उसमें आप रिसर्च पेपर्स पढ़े। वो हर चीज जो हमारी जो जीवन शैली का हिस्सा हुआ करती थी
उसके पीछे विज्ञान था, ज्ञान था, लॉजिक था। बिना लॉजिक के तो हमारे ऋषि मुनियों ने आपके देखे कि अगर हम पाँव में बिछिया पहनती थी महिलाएं तो उसके पीछे भी विज्ञान था, अगर जनेऊ पहनते थे भाई तो उसके पीछे विज्ञान था, अगर चुर्दी रखते थे तो उसके पीछे विज्ञान था, सूर्य को अर्घ्य देते थे तो विज्ञान था, तुलसी की के आगे दिया जलाते हैं तो विज्ञान है, अगर मैं चूड़ियां पहनती हूँ उसके पीछे विज्ञान है, मैं बिंदी लगाती हूँ उसके पीछे विज्ञान है, मैं कमर बंद भी बांधती हूँ उसके पीछे भी विज्ञान है, अगर आप खड़ाऊ पहनते हो उसके पीछे भी विज्ञान है। हर चीज तो साइंटिफिक है। तो हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से संपन्न है, हम भटक गए और हम अपनी संस्था में यही काम करते हैं, यही प्रयास करते हैं कि हम लोगों को ये बता सकें कि सनातन जो है, अगर सनातन नहीं है तो अंत है और सनातन का अंत नहीं है। तो मतलब हमारा एक बहुत मेजर एजेंडा है कि हम लोगों को, मतलब इट्स नॉट ओनली कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम ये कहें कि प्राउड टू बी एन इंडियन। नो, we are here, our team, the entire team of Jado Se Judo is working with a motto to give reasons to every Indian to be proud to be an Indian. एक बात जानना चाहता हूँ कि जड़ों से जुड़ो आपकी जो एनजीओ है, इसमें सिर्फ फीमेल्स ही मेंबर है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत पुरुष भाई हैं हमारे, ये तो परिवारों की सदस्यता की बात है। इसमें तो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी हैं और ये पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए जो है इस खुला एक प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों से पूरे देश भर में टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई सनातन को लेकर। जी। अब एक संत ने बात छड़ी कि सनातन को बचाना है, तो जो भी सनातनी विचारधारा की संस्थाएं हैं वो सब एक मंच पे इकट्ठी हो रही हैं। कुछ संस्थाएं जो इस विचारधारा से खिलाफ है वो खिलाफ चल रही हैं। तो इस बारे में आपकी संस्था का क्या मानना है, क्या उनका पक्ष है? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर इसमें एक विजन है कि जो भी शख्स ये सोचते हैं कि सनातन एक धर्म है तो वो गलत है। सनातन तो एक विचार है, एक जीवन शैली है। जो इसको इस एंगल से समझेगा वो इसको कभी गलत नहीं कहेगा। हम किसी को गलत या किसी को सही नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये एक चीज है, एक विचार है, ये अच्छा विचार है। आप एक दूध का ग्लास है, हमें अच्छा लगता है पीना, लेकिन सामने वाला कहता नहीं मुझे तो शराब ही पीनी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? उसकी वो पसंद है, हमारी ये पसंद है। लेकिन हाँ, सनातन को आप धर्म के साथ ना जोड़ें, ये हमारी सबसे ये विनती रहती है। ये एक विचार और एक जीवन शैली की। बहुत अच्छी बात। एकता जी, आप इस मंच के माध्यम से अपनी संस्था का उद्देश्य सामने रख करके क्या संदेश देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? उसमें छोटे बच्चे भी हैं, जो युवावस्था वाले बच्चे भी हैं, थोड़ा बड़ी उम्र के भी हैं, हमारी उम्र के भी होंगे, हमसे बड़ी उम्र के भी होंगे। क्योंकि जो लोग इस पुरानी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति सभ्यता को भूल चुके हैं, भूलते जा रहे हैं, उनको लगता है कि ये सब पुरानी बातें हो गई। मोबाइल ने सबको इस नई चकाचौंध मायावी दुनिया में उलझा दिया है। मोबाइल में जो देखते हैं वही अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आईटी कंपनी का ट्रेंड आ गया कि रात को जॉब करेंगे, दिन में सोएंगे, और मेडिकल साइंस कहती है कि साइंटिफिकली गलत हो रहे हैं, क्योंकि बायोरिदम बदल रहा है तो हम बीमार पड़ रहे हैं। यानी इंसान बड़ी कंपनियों में, एमएनसी में काम करके जो पैसा पहले कमाता है, एक एवरेज सैलरी से ज़्यादा, जब हेल्थ बिगड़ती है तो फिर वही पैसा खर्च कर रहा है उसी बिगड़ी हुई हेल्थ को संवारने। कुल मिलाकर के हमारे देश की जो शैली है, जीवन शैली, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि आप रात जागे। समय था सुबह से शाम तक काम कीजिए, रात को परिवार के साथ आइए, इकट्ठे मिल बैठकर ड्रिंक कीजिएगा, उसके बाद को सोइए, सुबह फिर काम पर जाइए। लेकिन आज घर घर की कहानी है कि हर एक घर में एक नहीं तो दो, दो नहीं तो चार मेंबर की सोच जरूर कहीं ना कहीं हमें पश्चिमी सभ्यता की झलक दे रही है। आप उनको देख करके एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी संस्था के माध्यम से कि वो क्या करें ताकि भारतीय संस्कृति भी बची रहे, हमारी सोच जो मध्यम पड़ गई है, मध्यम होती जा रही है, वो भी जागृत हो, प्लस आने वाला समय हमारे सुखद रहे। क्योंकि ये बात तय है कि जिस देश की संस्कृति, खासकर भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है, दूसरे देशों ने इस चीज को माना है। मैं बात करूं अगर खुले मंच से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी
बहुत शुद्ध विचारधारा के हैं, उनका वेशभूषा, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो आप उसको नहीं भूलते। अगर किसी का अभिवादन करते हैं तो वो कभी नहीं भूलते, हाथ जोड़कर या गले मिलकर ही अपनी बात पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संदेश देना बनता है आप अपनी संस्था के माध्यम से, क्या ऐसा लोग करें जिससे कि हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें। जी बिल्कुल, जड़ों से जुड़ों के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी बातचीत में भी एक बात करी थी युवा पीढ़ी की या बच्चों की, और हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि आजकल के बच्चे। सबसे पहली बात तो ये कि आजकल के बच्चे नहीं, आजकल के अभिभावक। बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, उनको मैंने अपने औलाद को जो सिखाया उसने सीख लिया, मैंने जो दिखाया उसने देख लिया। तो ज़्यादा काम जो है हमें ये करना है कि अभिभावक जो है वो संस्कार, सोच, विचार और व्यवहार इस पे काम करें। एक अंग्रेजी की कहावत है कि अ मैन इज जज्ड बाय 3 थिंग्स, म्यूजिक ऑन हिज पियानो, बुक्स ऑन हिज शेल्फ्स एंड फ्रेंड्स अराउंड हिम। तो हम इन तीनों चीज़ों पे ध्यान करें कि हम जो सुन रहे हैं वो हम क्या सुन रहे हैं। क्या हम कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छा संगीत सुन रहे हैं? हमारी जो किताबें हैं क्या वो अच्छी साहित्य की किताबें, अच्छा साहित्य हमारे घर में है कि नहीं है? नहीं है तो वो आए। और जो हमारे दोस्त हैं आस-पास, वो कैसे हैं? अपने दोस्तों का चयन जो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़ने में आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। ये हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जहाँ भी ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले जो आपको एक अपनी संस्कृति के साथ जोड़े, जैसे जड़ों से जुड़ो जैसे जो काम कर रहा है, आप वहाँ जाकर के उसको एक्सप्लोर करने को अपॉर्च्युनिटी ना मिस करें। हमें ये लगता है कि अरे क्या ये तो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, ये तो वो चोगा डाल के और ये थैला टाँग गए, ये तो उन्हीं का काम है। नहीं, देशभक्ति को अपनी जीवन शैली का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ और देशभक्ति के गीत और अपने सांस्कृतिक गीत, अपनी लोक कला, अपने लोक नृत्य, अपने साहित्य को, अपने शहीदों को, अपने इतिहास को ना भूलें, उसको पढ़ते रहें। रेगुलर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ जुड़े जो ऐसी बात करते हैं। अगर आप नहीं जाएँगे तो ये पीढ़ी जो आज हमारी औलाद के रूप में पनप रही है, आने वाले समय में हमको ये कहेगी कि ये कैसे हमारे माँ-बाप थे कि इनको इतनी अच्छी धरोहर मिली और ये उस धरोहर का विनाश कर गए। तो ये जो ज़िम्मेदारी है ये हमारे और आपके ऊपर ज़्यादा है, हमारी पीढ़ी के ऊपर ज़्यादा है, हमारी उम्र के लोगों के ऊपर ज़्यादा है और इस ज़िम्मेदारी को हम बखूबी निभाएँ। अपने अगर हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया तो ये काफ़ी वजह नहीं है कि हम आगे भी ना करें। जड़ों से जुड़ो जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं आप उनसे जुड़ें। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं। जड़ों से जुड़ो www.जड़ोंसेजुड़ो.com। आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ें। हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें। आप यूट्यूब पे बहुत से लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप हमारे जैसे चैनल्स को भी सपोर्ट करें ताकि हमारी टीम के हौसले बुलंद रहें। फेसबुक पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ कि जो गीत देशभक्ति के हैं, जो आपको आपके देश के साथ जोड़े, उनको सिर्फ़ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के लिए सँभाल के मत रखें। आपकी गाड़ी में, आपके जो लाइब्रेरीज़ हैं, आपके जो सेल्स में जो आपके सेव कर रखे हुए गीतों की जो एक डेटा है, उसमें ऑफ एंड ऑन इनको सुनते रहें ताकि ब्रशिंग अप प्रॉपर होती रहे और आप एक खूबसूरत नागरिक जो है तैयार कर सकें, आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत सिटीज़न ऑफ इंडिया के रूप में तैयार कर सकें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में तैयार कर सकें। ऐसी जो है शुभकामनाएँ और सोच हम रखते हैं। बहुत अच्छा। तो सुना आपने, एकता नागपाल जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जड़ों से जुड़ो। एनजीओ तो है और एक विचारधारा है। तो जुड़े रहिएगा PCN7 मीडिया के साथ। आज की बातचीत हम यही खत्म करते हैं।